सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अपन लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। पहला पार्ट रहेगा आपका सॉल्यूट, दूसरा पार्ट आपका रहने वाला है सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके दो पार्ट रहने वाले हैं। तो सॉल्यूट जो फेज़ था आपका, सॉल्यूट का मतलब जो आपका लेसर क्वांटिटी में रहेगा, सॉल्वेंट का मतलब जो हायर क्वांटिटी में रहेगा, और इन दोनों को बात करेंगे अपन लोग तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। इस चैप्टर में थ्रू आउट अपन दो टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मतलब लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ये दोनों के दोनों ऐसे बोले जाते हैं कि ये प्योर सॉल्यूशन होते हैं। प्योर मीन्स होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब आप इनको जनरल डिस्टिलेशन मेथड से इनको अलग नहीं, एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, सॉल्यूट को अलग और सॉल्वेंट को अलग। सेकंड थिंग, ऑब्जर्विंग टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। यू कैन नॉट ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे अपन लोग कई प्रकार के सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन आपके बेसिकली होते हैं। तो अगर हम इन दो चीज़ों की बात करें, इन चीज़ों में आपके पास हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ रहेगा आपका सॉल्यूट और यहाँ रहेगा आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट वाले पोर्शन में, सबसे पहले सॉल्यूट वाले पोर्शन में आपका क्या रहना कि मैं अगर यहाँ पे करूँ कि मैं सॉल्वेंट को सॉलिड ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की जो फेज़ रहेगी वो डिपेंड करती है सॉलिड पे, मतलब सॉल्वेंट के फेज़ पे। जो भी सॉल्वेंट का फेज़ होगा, सॉल्वेंट का फेज़ हमेशा कैसा रहता है, डोमिनेटिंग नेचर में रहता है। फॉर एग्जांपल अपन ने क्या किया, शक्कर को घोल बनाया, शक्कर का घोल बनाया, किसमें, पानी में इसको मिलाया। तो शक्कर आपका सॉलिड फेज़ में रहेगा, लेकिन जब आप शरबत बना लेते हैं तो क्या उसी प्रकार के सॉलिड फेज़ में आपको देखने को मिलती है? नहीं। सॉल्यूट अपना फेज़ क्या कर देता है, डिसअपियर कर देता है, अपने फेज़ को खो देता है। यहाँ पे क्या करा अपन ने, सॉलिड ही सॉल्वेंट लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन का जो सॉल्यूशन का फेज़ बनना है वो भी आपका कैसे बनेगा, आपका जो भी फेज़ बनेगा वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, सॉलिड को ही सॉलिड में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। सॉलिड को सॉलिड में डिज़ोल्व किया तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल की बात अपन थोड़ी लास्ट में कर लेंगे, अभी इसको मैं बताता हूँ। सॉलिड को सॉलिड में अपन ने डाला, सॉल्यूट के केस में अपन ने क्या ले लिया, इसको लिक्विड ले लिया। लिक्विड ले लिया, फिर आपने इसको किस में डाला, सॉलिड में डाला। फिर आपने एक बार क्या कर लिया, गैस ले लिया, और गैस को किस में डाला, अपन ने सॉलिड में डाला। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, इसके अपन लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे अपन लोग, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर कर रहे थे। तो इसका अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ब्रास ले सकते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है, ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों का अपन मिक्सचर कर दें तो ये ब्रास बन जाता है। कॉमन नेम इसका एलॉय भी हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी टू एलिमेंट, या जो किसी मेटल्स को जो अपन लोग क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं, इसका मिक्सअप कराते हैं तो ये अयस्क बनते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। सेकंड पार्ट, जो अपन ने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड में डिज़ोल्व किया। लिक्विड में अपन ने सॉलिड को डिज़ोल्व किया तो इसका जो सॉल्यूशन का फेज रहेगा वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड को अपन क्या कर रहे हैं, सॉलिड में क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो लिक्विड में अपन सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो इसमें अपन लोग एक एग्जांपल आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एमैल्गेनेशन। एमैल्गेनेशन, एमैल्गेनेशन में एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी रहता है कि यहाँ पे आपका पारा का होना ज़रूरी है। प्लस पारा को अपन कॉपर में भी मिला सकते हैं, पारा को अपन Hg को अपन Ag में भी मिला सकते हैं। ये दो चीज़ें मिश्रण रहेंगे, ये दो चीज़ें एग्जाम्पल रहेंगी। एमैल्गेनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड फेज़ में हमेशा जो आपकी मेटल रहती है वो आपकी जो रूम टेम्परेचर पे आपका जो मरकरी रहता है वो हमेशा किस में रहता है, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट की अपन लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका, जो अपन गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कैटलिस्टिक प्रोसेस में।
कहाँ देखने को मिलेगा, कैटलिस्टिक प्रोसेस में। अच्छा, कैटलिस्टिक प्रोसेस क्या होती है? कैटलिस्टिक मतलब क्या है कि जो अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, प्लेटिनियम, एटॉमिक नंबर प्लेटिनियम का होता है 78, पैलेडियम, इस पर अपन लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनियम एंड पैलेडियम। ये एग्जांपल आपका किसका है, गैस एज अ सॉल्यूट एंड सॉलिड एज अ सॉल्वेंट। तो ये आपकी कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, और मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट शोज कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। अब उसकी अलग अलग अपनी वजह है, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, और आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स शोज देयर कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। ओके, चलो नेक्स्ट पे अपन लोग बात करेंगे। एक फेज़ अपना ख़त्म हो गया, दूसरे में क्या कर रहे हैं अपन लोग, लिक्विड एंड लिक्विड। फिर इसमें क्या कर रहे हैं अपन, सॉलिड को, इसमें अपन लोग लिक्विड को, और इसमें अपन लोग गैस को। किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो अभी मैंने बताया कि शुगर को क्या कर लेते हैं, शुगर को अपन वाटर में मिला लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बन जाएगा आपको कि आप शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो आपका सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है। लिक्विड को लिक्विड में करते हैं तो इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग आपके घरों में देखते होंगे कि इथेनॉल प्लस वाटर। जब आप पैक बनाते हैं ना तो इसी टाइप का सॉल्यूशन बनता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गैस को लिक्विड में मिलाते हैं। ये वाला फेज़ अपन लोगों को हेनरी लॉ में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, हेनरी लॉ में। तो अपन लोग अभी थम्स अप, स्प्राइट वगैरह जो भी आप गर्मियों के सीजन्स में पिएंगे, उसमें क्या रहता है कि आपके वाटर के साथ में CO2 गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। ये CO2 एज अ प्रिजर्वेटिव भी आप इसमें यूज़ करते हैं, और इसको हाई प्रेशर में डिज़ोल्व किया जाता है किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो ये दूसरे टाइप का, जिसमें आपका थ्रू आउट जो सॉल्वेंट रहेगा वो लिक्विड ही रहेगा। पहले फेज में आपने देखा कि सॉलिड था लिक्विड के साथ में, फिर लिक्विड था लिक्विड के साथ में, फिर गैस था लिक्विड के साथ में। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी कि इसको सॉल्वेंट की फेज़ में हमेशा गैस रहने वाला है, सॉल्वेंट की फेज़ में हमेशा गैस रहने वाला है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको लिक्विड में खोलेंगे, फिर इसमें क्या किए, फिर अपन ने इसमें सॉलिड डाला, इसमें लिक्विड और इसमें गैस। तो जब सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो कोहरा वगैरह रहते हैं, ठीक है, और आपके जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं, डस्ट पार्टिकल मतलब सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल इन एयर, जो आपके सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और वो एयर में क्या है, एयर आपका गैसियस फॉर्म है, तो उसी में क्या रहते हैं, ये सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये किसका, ये एग्जांपल बन जाता है। बहुत इजी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कोई रट्टाफिकेशन वाली हैं। लिक्विड को क्या, गैस में, लिक्विड को गैसियस मिक्सचर में डालते हैं अपन लोग, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं मॉइस्चर का। इसका एग्जांपल दे सकते हैं मॉइस्चर का। मॉइस्चर का केस क्या कैसे बनता है कि आप देखते हैं कि सफोकेशन टाइप होने लगता है, आपको लगता है भैया आज सफोकेशन बहुत है, आज पानी बरसने वाला है। तो इस टाइप का जब आपका सीन रहता है तो उसमें क्या रहता है, एयर में कुछ आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाती हैं, दैट्स वाई आपको मॉइस्चर नज़र आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज़ गैस को गैस में जब अपन लोग डिजॉल्व करते हैं, तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, एयर आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन भी है, इसमें CO2 भी है, ठीक है, इसमें और सारी भी N2 भी गैस भी है, बहुत सारी गैसेस का ये एक मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन था कि हमें सॉलिड को करना कैसे है। और इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना कैसे है, इस चैप्टर में क्या करना है, तुम्हें गैस को मिक्स करना है किसमें, लिक्विड में, और सॉलिड को मिक्स करना है लिक्विड में। इन दो केस को एलेबरेट करके पढ़ना है। तो जो पहला केस रहेगा वो आपका बनेगा हेनरी लॉ से। इसको डिफाइन कौन करते हैं, हेनरी साहब करते हैं, और ये अपना एक लॉ देते हैं दैट इज़ हेनरी लॉ। सेकंड केस बनेगा सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को लिक्विड में। ये दोनों केस को केस 1 एंड केस 2 करके मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको। ये रहेगा आपका राउल्ट्स लॉ। ये कौन सा लॉ बनता है, राउल्ट्स लॉ। मतलब राउल्ट्स ने इनके बारे में डिफ़ाइन किया था, इनके बारे में बातें की थी। तो इस प्रकार के होमोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में आपको मगअप करना है, इसको पढ़ना है, और आगे चल के हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। चलो, इससे पहले अब आपका एक कंसेप्ट और रह जाता है, जो बजाय हम इसके कि हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ पे जाएँ, इससे पहले कि आपको एक बात और सीखनी पड़ती है, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म। क्या, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म और हिंदी वालों के लिए क्या रहेगा इसका,
कंसंट्रेशन टर्म का सीन रहेगा कि सांद्रता क्या रहेगी। तो अपन सांद्रता किसकी फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली, उस लेवल को आप देख लो। सांद्रता अपन लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in given amount of solvent and solution। मतलब कहने का ये है कि आपका सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपके सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। अपन लोग रेफरेंस की बात करेंगे कि सॉल्वेंट के रेफरेंस में आइदर सॉल्यूशन के रेफरेंस में हमारा सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी की टर्मिनोलॉजी को अपन लोग बोलते हैं इसके कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म को अपन थोड़ा दो तरीके से डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरीके से। चलो, तो अपन लोग इसको, मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, तो इसको अलग अलग करेंगे थोड़ा। एक रहेगा आपका टेम्परेचर, ये डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर के डिपेंडेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? ओके, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंड टर्म जो रहेंगे, मतलब अगर हम सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अपन लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसके रेफरेंस में निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के रेफरेंस में निकालेंगे, तब तुम्हें क्या दिक्कत पड़ेगी? तब तुम्हें दिक्कत ये पड़ेगी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से तुम्हारे इस जो कंसंट्रेशन टर्म है उन पर फ़र्क पड़ जाएगा। और फ़र्क क्यों पड़ेगा? बिकॉज यू नो वेरी वेल पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू NR/T। यहाँ पे अपन क्या कर लें, प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर लें, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है। देन V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका फ़र्क पड़ेगा भाई कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और इसका वाइस वर्सा भी अगर अपन देखेंगे, टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आपके इंडिपेंडेंट टर्म रहेंगे उस पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म आप यहाँ पे निकालेंगे, जो भी कंसंट्रेशन आप यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो इसके नीचे अपन किसके रेफरेंस में देखने वाले हैं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में। इसके बारे में देखेंगे आप, वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में। यहाँ पे इन द केस ऑफ केमिस्ट्री वेट एंड मास बोथ आर सेम थिंग, वी आर नॉट स्टडिंग फिजिक्स। यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन वेट और मास को दोनों को सेम क्वांटिटी मान के ही चलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे आप अपन लोग जो भी इंडिपेंडेंट टर्म होंगे वो वेट ऑफ द सॉल्वेंट के रेफरेंस में माने जाएंगे। चलो, अब मोटा मोटी अपन को पढ़ना किन किन चीज़ों पे हैं उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थिंग, जो आपके डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, दैट इज़ मोलैरिटी। क्या? दूसरा नॉर्मलिटी, ओके। तीसरा